नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। और साथ ही जो भी किसान भी हमें देख रहे हैं वो भी इसी नंबर पर अपनी शिकायतें हमसे शेयर कर सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी हुई शिकायतें हमें भेजें, फोटो खींचकर, वीडियो बनाकर या नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप हमें भेजें। आपकी शिकायतें भी ली जाएंगी। और जो दर्शक कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। सोना, चांदी, क्रूड, मेटल्स, एग्री मार्केट के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे, आपके तमाम क्वेरी की जवाब देंगे। एंजल वन से हमारे साथ तेजस शिगरेकर हैं और पृथ्वी फिरमार से मनोज जैन है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ ही, क्योंकि गोल्ड को लेकर अहम रिपोर्ट भी एक आई है और ये रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्ड में यहां से 151% से ज़्यादा की तेजी आ सकती है। 2030 तक कॉमेक्स पर गोल्ड $10,000 के पार निकल सकता है। अगर उसे आप इंडियन मार्केट में कैलकुलेट करते हैं, 88.5 रुपए का भाव ले, $1 का भाव 88.5 रुपए मानकर आप चले और इसे रुपए में कन्वर्ट करते प्रति 10 ग्राम में, तो $10,000 का भाव बैठता है 3,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का। यानी इतनी बड़ी तेजी यहां से करीब करीब 2.25-3% तक की, 3 गुना की तेजी इनको लग रही है। और ये जो बताने वाले हैं वो कौन है? वो है यार्डनी रिसर्च के प्रमुख एड यार्डनी। उनका अनुमान है कि यहां से बड़ी तेजी अगले 5 साल में 3 गुना तक दाम बढ़ने की संभावना उनको लग रही है, 2.5 से 3 गुना। इसके पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह उनको लगता है कि आर्थिक अनिश्चितताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और निवेशक गोल्ड की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका और चीन तनाव ये खत्म नहीं होने वाला है, ग्लोबल राजनीतिक रिस्क बने रहेंगे, जिससे यहां पर गोल्ड की डिमांड बनी रहेगी। ट्रंप की नीतियों को भी एक बड़ा ट्रिगर माना गया है इस रिसर्च रिपोर्ट में और कहा गया है कि ट्रंप के टैरिफ और फेड पर जिस तरह से ट्रंप दबाव बना रहे हैं, इससे भी गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही चीन की रियल एस्टेट की दिक्कतों से गोल्ड में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। रिस्की एसेट्स से अब थोड़ी दिलचस्पी कम होती जा रही है। तो सेंट्रल बैंकों की खरीदारी भी गोल्ड के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। कई देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। यार्डनी ने इसे गोल्ड पुट कहा है। सेंट्रल बैंक की बाइंग को गोल्ड पुट कहा है। पुट आमतौर पे हम अपने पोजीशन को हेज करने के लिए पुट खरीदते हैं ताकि जो गिरावट हो उसे हेज हो सके, यानी सेंट्रल बैंक की गारंटी है। इस वजह से गोल्ड पुट का नाम उन्होंने दिया है, क्योंकि अभी जो खरीदारी हो रही है उसमें कुल बाइंग में दुनिया में 25% अकेले सेंट्रल बैंक खरीद रहा है। जिसमें अभी की जो रिसेंट डेटा आए हैं, 15 टन गोल्ड की जो खरीदारी अगस्त में सेंट्रल बैंकों ने की है, जिसमें कजाकिस्तान, बुल्गारिया, एल साल्वाडोर, चीन के तो 2300 टन के ऊपर के भी रिजर्व हो चुके हैं। तो ये सब तमाम डेटा है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। और 1970 के दशक के बाद गोल्ड की ये सबसे बड़ी तेजी दिख रही है, जो तेजी अभी हम फिलहाल देख रहे हैं। तो एक बड़ी तेजी के दौर में गोल्ड है और ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन हम इन्वेस्टर्स को यही सलाह देते हैं कि आप इसे टाइम ना करें और उस टारगेट को ध्यान में रख के ना निवेश करें। आप लंबी अवधि के निवेशक है, धीरे धीरे एसआईपी के जरिए स्टैगर्ड महीने में निवेश करें। तो ये सलाह दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह की तेजी आती है उस तरह की गिरावट भी आती है। तो बाजार में दोनों तरह के रिस्क होते हैं। तो इस बड़े टारगेट के, और क्योंकि मार्केट जब तेज होता है तो इस तरह के बड़े टारगेट आते रहते हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दें, धीरे धीरे एसआईपी के जरिए निवेश करें। चलिए अब अपने मेहमानों से भी बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, सबसे पहले आप ही बताइए, गोल्ड पर इस तरह के बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं, रोज कुछ नई रिपोर्ट आ जाती है, चौंकाने वाले टारगेट है और आमतौर पे देखा भी जाता है जब मार्केट में इतनी ज्यादा बुल रन हो, इतनी बड़ी तेजी हो, तो हर सिक्योरिटीज में इस तरह के टारगेट आते हैं। आपका नजरिया क्या है सर गोल्ड को लेकर? नमस्कार विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है बिल्कुल वो लंबी अवधि का पॉजिटिव ही है और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे जो अपसाइड के मोमेंटम है वो बने रहेंगे सोने में और चांदी में भी। मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी जो इमीडिएट टारगेट अब गोल्ड में $4,000 क्रॉस होने के बाद जो रहेगा वो $4,890 का रहेगा, जो कि हम पहले भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा मानना है कि 4890 के अगर लेवल्स वहां पे सोना क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट जो मूव है वो $6,600 का रह सकता है। लेकिन अभी हमारा मानना है कि काफी जल्दबाजी होगी ये कहना,
लंबी अवधि का ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे जो बुलिश है वो बरकरार है और ये दशक के अंत तक हो सकता है कि हम वहाँ पे 8,000 या उसके ऊपर भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को जाते हुए देखें। लेकिन यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी मूव रहेंगे। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो एसआईपी के रूप में निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे और यहाँ पे कोई भी स्पेक्युलेटिव ट्रेड जो है वो इतनी बड़ी उठापटक में आपको नुकसान कर सकता है। तो पोजीशन को छोटा रखें, स्टॉप लॉस रखें और जो लंबी अवधि के निवेशक है वो बेहतर होगा कि एसआईपी के रूप में निवेश करें, चाहे वो ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड हो या फिजिकल गोल्ड हो, कोई भी माध्यम वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन जो लंबी अवधि के ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और अभी भी यहाँ से काफी अपसाइड की जो पोटेंशियल सोना और चांदी दोनों में नजर आती है विश्व मोहन। यहाँ से आगे भी बड़ी तेजी लगती है, मनोज जी को भी लगता है, लेकिन आप उस तेजी की उम्मीद में एक साथ ना खरीद ले, स्टैगर्ड मैनर में खरीदे, हर गिरावट में खरीदे, जिस फॉर्म में खरीदना है, फिजिकल खरीदना है फिजिकल खरीदे, ईटीएफ खरीदना है ईटीएफ खरीदे, लेकिन धीरे धीरे खरीदारी करें। हर भाव पे खरीदेंगे, एवरेज भी होगा और आपको नीचे में भी मौका मिलेगा। आप बताइए तेजस जी, जो ट्रेड करना चाहते हैं शाम के सत्र में, उनके लिए गोल्ड में क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होते जा रही है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि इसी तरह से कोई न्यूज़ फ्लो होते रहेंगे यूएस से, तो ये काफ़ी इम्पैक्टिव रहेगा। अभी ये करीबन 7 डे है जहाँ पे ये शटडाउन शुरू है और इससे पिछले भी जब ये स्लो डाउन हुआ था, शटडाउन की न्यूज़ेस फ्लो हो रही थी, तभी भी मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था और इसी तरीके से ये फ्लो होती रहेंगी। तो प्राइसेस हमेशा देखेंगे कि एक लोअर लेवल पे एक बाउंस बैक करते हुए दिखेगी और ये प्रेशियस मेटल के लिए हमेशा एक पॉजिटिव संकेत रहता है। तो यहाँ पे कोई भी स्लो डाउन होता है, मार्केट इसी तरह से बूस्टिंग होते हुए दिखेंगे, तो हमें कोई एक लो लेवल पे अच्छी सी एक बाइंग दिखेगी तो ज़रूर वहाँ पे बाइंग करेंगे। 1,19,000 के आसपास 850-40 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1,19,500 के लेवल पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और ऊपरी साइड में एक अच्छी सी एक बाउंस बैक होती हुई दिखेगी यहाँ पे। तो ऊपर में बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ राजीव पोपले साहब हैं, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर हैं, बड़े ज्वेलर हैं, लीडिंग ज्वेलर है, मुंबई मार्केट में इनका बड़ा नाम है। राजीव जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि सर भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, खरीदारों का रिएक्शन क्या है जब वो स्टोर्स पे आते हैं? हालांकि आपके पास काफ़ी हाई एंड कस्टमर्स भी आते हैं, लेकिन आमतौर पे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी दिलचस्पी किस तरह की रहती है, क्या रिएक्शन है इस तरह की तेज़ी के बाद? Good evening, Vishwanath. गुड इवनिंग सर। We are in the peak of the season now. जो peak of the season में postponement of purchase नहीं हो पाती है. Hence, the customers है अब जो लेना चाहते हैं have to buy it in the current gold price. ओके। और we understand कि ये gold price काफी peak पे है. हाँ। And इन्होंने जो rate बढ़ते हुए भी देखी है. More importantly, जो consumer response है ये काफी optimistic है gold price पे. बिकॉज इनको पता है कि ये गोल्ड प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाने वाली है। तो एज ऑफ नाउ इवन इफ दे आर बाइंग गोल्ड दे अंडरस्टैंड दैट कि ये नेक्स्ट प्राइस जो होने वाली है आज से ज्यादा ही है जो कल होगी। वो हिसाब से व्हाट वी सी इज कंज्यूमर्स आर बाइंग गोल्ड। दे मे बी बाइंग बेस्ड ऑन देयर बजट ऑफ कोर्स, नॉट एग्जैक्टली द ग्रामेज दैट दे वुड लव टू वांट, बट दे आर बाइंग गोल्ड इन एन ऑप्टिमिस्टिक मैनर। और हमारे यहाँ पे जैसे दिवाली के चलते हम गोल्ड बुकिंग कर लेते हैं फॉर अ फ्यूचर परचेज विच इज फॉर धनतेरस एंड फॉर करवा चौथ। तो वो हमने देखी है कि शुरुआत हो चुकी है ऑर्डर्स की, वे कस्टमर्स प्लेस एन ऑर्डर टू बी कलेक्टेड फॉर धनतेरस एंड फॉर करवा चौथ। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम देखते हैं कंज्यूमर फुटफॉल की, ये एक काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट होती है गोइंग हेड फॉर द सीजन एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक हम जो सवाल, देख रहे हैं आपने काफी बुकिंग की अच्छी बात की रिस्पॉन्स है। में आ रही है। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज बी अ कंसर्न। ओके राजीव जी, आपने बुकिंग की बात की है, तो बुकिंग के लिए जो कस्टमर्स है ना वो जानना चाहते होंगे, जो हमारे व्यूअर्स है वो भी जानना चाह रहे हैं कि बुकिंग में क्या आप करंट भाव की बुकिंग करते हैं या वो प्राइस को वो लॉक कर सकते हैं, या अगर दाम गिर गए तो ग्राहकों का फायदा और बढ़ गए तो ग्राहकों का जो करंट भाव है वो उस भाव पे उनको मिलेगा? That's right. तो हम उसी वजह से बुकिंग करते हैं। गिर जाने के तो सवाल अभी तक नहीं दिख रही है, बट ऑफ कोर्स वी कीप दैट ओपन आल्सो। बट द एडवांटेज कस्टमर गेट्स टुडे इज कि ये जो भाव है आज की तारीख में भाव बुक हो जाएगी आपकी धनतेरस के लिए भी, which is obviously we feel is going to go higher as we go ahead. But important point क्या है कि कंज्यूमर में क्लियर पर्सपेक्टिव हो जाती है कि हमें ये मिलेगा item and exactly as per their size and their requirements, which is more of their concern, and they will pick up on auspicious buying for Dhanteras.
बुकिंग के तौर पे आप लोग कितना अमाउंट लेते होंगे? So we start at 25% of the value of the gold. 20%, 25% लेते हैं, 75 डिलीवरी के आसपास। अगर दाम गिर गए हैं तो क्या होगा So सर? you वो get the नीचे के advantage of that. You get the lower price advantage obviously. ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर गिर गए तो उस भाव पे, अगर बढ़ गए तो भी जो करंट भाव पे जो आपने बुक कर लिया उस भाव से ऊपर तो आपको कम से कम नहीं देना। तो एक तरह की हेजिंग हो गई उनकी सर। Very short period of time, but we give that advantage to the customer for now. Okay. Because अभी आप देखोगे 5-7 तारीख हो गई है, 20 तारीख तक is your entire I think of 2 weeks of business. So we give that customer as an advantage at the same time. सर एक और चीज राजीव जी, किस तरह की बाइंग ज्यादा हो रही है? क्या लाइट वेट ज्वेलरी या हेवी ज्वेलरी की भी बाइंग हो रही What है? we call now as a micro light. There is an entire micro light collection which we have made as temple jewelry for the season, and that is currently in demand because it looks very creative. At the same time, diamond jewelry promotions are on in a better way than before because diamond is also becoming very aspirational. Because अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो 3 तोले सोने और 1 कैरेट डायमंड की सॉलिटेयर both are looking at the same price today, which was never the case all these years, you know. So diamond की ज्वेलरी हमेशा ज्यादा एस्पिरेशन लगती थी and out of reach लगती थी, but today a diamond price is very close to a gold normal jewelry price. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स कंज्यूमर के लिए फ्लोर पे अच्छी अट्रैक्शन हो जाती है। सर क्या लोअर कैरेटेजेस वगैरह की भी डिमांड बढ़ी है? क्योंकि जिस तरह से आप डायमंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो लोअर कैरेटेजेस पहले से भी यूज होता रहा है, लेकिन प्योर गोल्ड ज्वेलरी में भी आपको लग रहा है कि मुंबई के मार्केट में भी 22 से शिफ्ट होकर अब धीरे धीरे लोग 18 कैरेट की भी डिमांड करने लगे हैं क्योंकि भाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सो 18 कैरेट में जो डिजाइन आती है, इटालियन ज्वेलरी डिजाइन आती है, ये पहले से डिमांड में थी हमारे यहाँ भी, ये चालू है अभी भी। एंड 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है, जो कोर एस्पेक्ट होती है हमारी ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी की, वो इंपॉर्टेंट रहेगी हमेशा। सो मोर देन 65-70% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी विल बी सोल्ड इन 22 कैरेट इटसेल्फ। एंड कंज्यूमर डिमांड जो है अभी वो गोल्ड पे इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको दे डोंट माइंड हैविंग द हायर प्योरिटी, कीपिंग अप विद द गोल्ड प्राइस। एंड जो डिजाइन्स बनती है हमारी इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी, वो हमेशा 22 कैरेट में बनती है फॉर द मैलिबिलिटी रीजंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रह जाती है व्हिच विल बी अ कोर एस्पेक्ट। सर अब एक सवाल होगा फेस्टिवल डिमांड को लेकर, क्या लग रहा है कितनी डिमांड की उम्मीद पिछले साल से अगर तुलना की जाए तो आप लोग कर रहे हैं? धनतेरस दिवाली के दिन, चलिए नवरात्र की तो बात बीत गई, अब आगे कितनी, क्या वॉल्यूम टर्म में भी और वैल्यू टर्म दोनों जगह अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है या सिर्फ वैल्यू टर्म में ग्रोथ? Volume will be a challenge. We all understand that. We will hope to be the same in volume, but of course value with that is much higher comparatively. शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ज्वेलरी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, क्या नया ट्रेंड है और आप लोग कैसे ग्राहकों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है नया मार्केट में, क्या क्या किस तरह की डिमांड ज़्यादा है, सारी चीज़ें आपने विस्तार से बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों के सवालों को अब शामिल करते हैं, एक एक करके सभी सवालों को समझते हैं। अनिल है पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है, चांदी का भाव नीचे आएगा क्या? ये तो एक बड़ा सवाल है, लगातार हम रोज यही पूछते हैं। मनोज जी, अनिल जी को क्या जवाब देंगे? चांदी का भाव नीचे आएगा क्या? ये तो सवाल ठीक है, आएगा, लेकिन कब आएगा ये भी बता दीजिएगा। विश्वमोहन जी, जो प्रेजेंट अभी मार्केट का जो सिनारियो है और जिस तरह से जो इनलाइन सपोर्टिव फंडामेंटल्स है उसको देखते हुए अभी कोई यहाँ बड़ी गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है। हाँ, डेटा के चलते कुछ छोटे मोटे करेक्शन 2-4% के आते रहेंगे, लेकिन अभी हमारा मानना है कि 1,38,000 अब चांदी के लिए यहाँ काफी मजबूत सपोर्ट जो वो बन चुके हैं। ग्रेजुअली कीमतें ऊपर की ओर जाती हुई नजर आएगी। $50 जो पहला टारगेट रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई रहेगा मार्केट का, और उसके बाद वहां पे मल्टी डिकेड के जो ब्रेकआउट आएंगे तो फिर वहां पे नए टारगेट भी देखने को मिलेंगे। तो बेहतर होगा कि वो यहाँ पे गिरावट में बाइंग का नजरिया रखे, शॉर्ट सेल का नजरिया ना रखे, और अगर शॉर्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो वहां पे निकलने की ही सलाह रहेगी। किसी को अगर फ्रेश बाइंग करना है तो 1,46,000 के आसपास कर सकते हैं। 1,44,400 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट 1,49,000 से 1,50,000 तक के रखे जा सकते हैं। तो 1,49, 1,50, 1,50,000 तक भी चांदी जा सकती है। करेंट लेवल पे ना खरीदे, 1,46,000 का भाव मिले फिर चांदी खरीदे। जब तक ट्रेंड नहीं बदलता है तब तक बाई साइड में ही रहे, ये सलाह जो ट्रेड करते हैं उनके लिए है। ट्रेंड को फॉलो करें,
ट्रेंड के विपरीत अभी ट्रेड ना करें, ट्रेंड बदलेगा उसके बाद आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से तभी निकलें। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, सोने और चांदी दोनों में जाना चाह रहे हैं। गगन तलवार नाम है उनका कि इस भाव पर गोल्ड और सिल्वर खरीदें क्या? तेजस जी, इस भाव पर खरीदें क्या? यस, यहाँ पे अभी जब भी मोमेंटम हो रही है और यहाँ पे सारे ऑसिलेटर्स काफ़ी ओवरबॉट कंडीशंस में है, तो कोई भी एक थोड़ा बहुत फॉल मिलता है तो यहाँ पे ज़रूर हम लोग बाइंग के बारे में सजेस्ट करेंगे। कोई भी यहाँ पे मनोज जी ने अभी कहा, कोई भी डेटा जो है फ्लो नहीं हो रहा है कि नेगेटिव बेस के लिए, तो यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग ही दिखेगी कोई भी ड्रॉप के ऊपर। इवनिंग सेशन में सपोज सिल्वर आपको मिलता है 1,45,100 के करीबन, तो वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 1,43,900 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 1,47,000 के लेवल हम लोग क्रॉस होते हुए दिखेंगे इवनिंग सेशन में, और यहाँ पे इंटरनेशनल पे भी जो भी मल्टी ईयर हाई है उसको क्रॉस होते हुए दिखेंगे आने वाले सेशन में। यहाँ पे $52 के लेवल्स हम लोग छूते हुए दिखेंगे आने वाले सत्र में। $52 भी दिख सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ये बड़ा सवाल है, विक्की है झांसी से। 2 लाख रुपए तक चांदी जा सकती है क्या? मनोज जी 2 लाख का पूछ रहे कि चांदी जा सकती है क्या? अगर जा सकती है तो कब तक? बिल्कुल विश्वमोहन जी, मेरा मानना है कि वर्ष 2026 के आखिर या मार्च 2027 तक चांदी की कीमतें भारतीय बाजारों में 2 लाख तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है, और इंटरनेशनल मार्केट में $65 तक के जो स्तर है वो चांदी टेस्ट कर सकती है। तो हमारा मानना है कि या तो नेक्स्ट दिसंबर 2026 या मार्च 2027 तक चांदी की कीमतें 2000 के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। 8 लॉट कॉपर 940 के भाव पर शॉर्ट किया है, कॉपर शॉर्ट किया है क्रिश ने, क्या करना चाहिए तेजस जी? ये कृषि यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग काफ़ी वॉलेटाइल सेशन होते हुए जा रहे हैं और सस्टेन होते जा रही है जो पॉजिटिव साइड में मोमेंटम, जहाँ से चाइना के नंबर जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉपरली उसका प्रोडक्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन है और डिमांड जो है काफ़ी हाई पिक पे चलती जा रही है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए बाइंग की रहा है, तो जो भी शॉर्ट पोजीशन है उसमें निकलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे हम लोग 1000 के लेवल को क्रॉस होते दिखेंगे कॉपर में, और 1010 का फिलहाल के लिए मेन रेजिस्टेंस है जिसके लिए प्राइस रुक कर रहा है। तो करीबन 989 का लेवल मिलता है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 985 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इवनिंग सेशन में यहाँ पे 1000 के लेवल क्रॉस होते हुए दिखेंगे, तो 1002 एंड 1005 के यहाँ पे लेवल दिखेंगे। अगले दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस में पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है एनजी का? मनोज जी आप बता दीजिए हर्ष को। एक दायरे में बना हुआ है नेचुरल गैस, लेकिन हमने देखा कि 280 के जो रेजिस्टेंस थे वो पार होने के बाद 280 के स्तर को यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि 300 के स्तर के आसपास अगर कीमतें मिलती है तो बाय करना चाहिए 294 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 311 तक के रखे जा सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ बनवारी लाल है वडोदरा गुजरात से। कॉटन केक दिसंबर वायदा में क्या करना चाहिए? मनोज जी क्या करना चाहिए कॉटन केक में? दिसंबर में एक बहुत ही दायरे का कारोबार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ भी निचले स्तरों के जो सपोर्ट्स लेवल है वो लगातार होल्ड होते हुए नजर आए हैं। 2894 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2866 के स्टॉप लॉस से, और जो टारगेट है वो 2950 के रहेंगे। मसालों में आपकी टॉपिक क्या है मनोज जी आज? मसालों में यहाँ पे हमने धनिया में जो है पिछले सप्ताह भी बाइंग रिकमेंड की थी और हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम वहां बनते हुए नजर आया है। अब यहाँ पे डिप्स में फिर से धनिया में ही बाय की सलाह रहेगी। अभी अक्टूबर वायदा 8500 के आसपास चल रहा है, लेकिन अक्टूबर के बजाय यहाँ पे जो नवंबर की कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय करें 8500 के स्तर के आसपास। स्टॉप लॉस वहां पे 8350 का रखें और टारगेट 8800 तक के रखे जा सकते हैं। तो चलिए ये व्यू है मसालों को लेकर, लेकिन कपास को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर है किसानों के लिहाज से। इस सीजन से कपास किसानों के लिए टेक्नोलॉजी से खरीद प्रक्रिया आसान हो जाएगी। देश के 60 लाख में से 16 लाख कपास किसानों ने कपास किसान ऐप को डाउनलोड कर लिया है, ये खबर आ रही है। और इस ऐप को डेवलप किया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और ऐप्स की जरिए खरीद की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी। और अब किसान ऐप से 7 दिन पहले बिक्री का स्लॉट भी बुक कर सकेंगे और तय दिन पर अपनी उपज को खरीद केंद्र में किसान ला सकेंगे। और किसानों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और आधार से ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। राज्य सरकारें किसानों के डेटा की वेरिफिकेशन करेगी। इस खबर पर और बातचीत कर लेते हैं अरुण शेख सरिया साहब से, एमडी हैं डीडी कॉटन के मार्केट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। सर, इस बार सीसीआई काफ़ी ज़्यादा
एक्टिव दिख रही है। आपको क्या लग रहा है, इस बार खरीदारी पिछले कई सालों से हाई होगी, रिकॉर्ड खरीदारी की भी उम्मीद कर सकते हैं क्या सीसीआई की तरफ से सर इस बार? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, नमस्कार। ऐसा है कि जहां तक सीसीआई का सवाल है, हाँ हाँ सीसीआई का कोई आंकड़े उनके माइंड में नहीं है कि कितनी काट खरीदेगी, कितनी कपास खरीदेगी। वो तो मार्केट के हिसाब से है। अगर मार्केट का ये अगर ट्रेंड रहा कि भाई एमएसपी से बाजार नीचा है फिजिकल मार्केट में, तो सीसीआई तैयार है खरीदने के लिए। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक बात अच्छी है कि सीसीआई हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस ला रही है, सो दैट फार्मर के साथ भी उनका जो व्यवहार रहेगा, उनका जो व्यापार का जो काम करने का तरीका रहेगा, वो सरल होता जाएगा, वो इजी होता रहेगा, तकलीफ कमती होगी फार्मर्स को। जैसे आपने कहा कि भाई आप स्लॉट बुक कर सकते हो 7 दिन के अंदर, तो ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि फार्मर को तकलीफ नहीं हो, फार्मर को आगे खड़ा नहीं रहना पड़े मंडियों में, और वो जब भी उनका स्लॉट होएगा वो स्लॉट में उन लोग लगा के कपास दे देंगे और अपना भुगतान ले लेंगे उनसे। तो ये सही सीसीआई सीएमडी कह रहे थे कि हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि देश के कई सारे हिस्से हैं, खास करके सदर्न स्टेट्स के जो किसान हैं उनकी कम शिकायतें रहती है कि उनकी खरीद नहीं हो पाती है। तो इस ऐप के जरिए उन्होंने कहना था कि इस बार का दायरा काफी बड़ा होगा और देश के कई ऐसे हिस्से जहां अब तक एमएसपी पे खरीद नहीं हो पाई है, वहां भी खरीद हो पाएगी। आपको लग रहा है इस बार प्रक्रिया ज्यादा आसान है और पिछले सालों से काफी ज्यादा खरीद होने की उम्मीद कर सकते हैं फिर क्या? देखिए, ज्यादा या कमती तो ये तो मार्केट ही बताएगा जी। इसमें ऐप से ऐसी बात नहीं है कि ऐप से ज्यादा खरीद होगी या कमती खरीद होगी। अगर फिजिकल मार्केट अगर ऊंचा रहा और एमएसपी नीचा रहा, तो पीछे ऐप कुछ भी आप ऐप बनाइए उसमें खरीदी कमती होगी। और अगर मार्केट फेवरिंग एमएसपी के नीचे रहा फिजिकल मार्केट, तो ऐप से थोड़ा सहूलियत होगी फार्मर को, और ज्यादा से ज्यादा फार्मर इसमें लग जाएंगे। आज अगर समझो 10 फार्मर लगे थे लास्ट ईयर, तो हो सकता है इस साल फार्मर लगने की उम्मीद 15-20 फार्मर और लग जाएंगे, एडिशनल हो जाएगा। तो ये एकदम सही बात है कि भाई ऐप से फर्क पड़ेगा, बट कितनी खरीदेगी, क्या खरीदेगी, वो तो मार्केट के हिसाब से ही चलेगा जी। बिल्कुल, भाव अगर एमएसपी से कम रहे तो डेफिनेटली किसान आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा बाहर भाव मिलेंगे तो क्यों आएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। अरुण जी, अब आज कॉटन डे भी है, इसलिए आपसे डिमांड सप्लाई का सिनेरियो और प्राइस का आउटलुक भी एक बनता है। बताइए सर, क्या स्थिति बन रही है कपास के मार्केट में? देखिए, कपास की अभी सीजन शुरू ही हुई है, 7 दिन ही हुए हैं। तो जो मौसम जैसा हुआ है उसके अंदर जो वातावरण है और जो क्रॉप की कंडीशन है, मेरे को लगता है नहीं कि गए साल से कमती होगी क्रॉप, इन स्पाइट ऑफ रेन्स होने के बावजूद। कई सेक्शन में थोड़ा पानी काफी भर गया था खेतों में, बट अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, यील्ड अच्छी रहेगी। और ये जो 4G की जो बिजाई हुई है कई स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आई साउथ के अंदर भी, तो इससे यील्ड काफी अच्छी है, आउटटर्न काफी अच्छा आता है। तो अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना माल आएगा, कितना बढ़ेगा लास्ट ईयर से। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्रॉप कितनी आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नुकसान है कि नहीं है अपना बरसात से, पानी भरने से। बट ऐसा मानना है, जनरल मानना है कि क्रॉप लास्ट ईयर से अच्छी होने की संभावना है। जहां तक डिमांड का सवाल है, ये बड़ा कठिन प्रश्न है, बिकॉज लास्ट 6-7 महीने से डिमांड की परिस्थिति काफी वीक है। और ये जो अभी जो यूएसए का जो मसला चालू है, इससे और डिमांड वीक होने की संभावना है काफी। तो ये देखना है कि भाई क्या होता है। और कई मिलों ने अभी क्या हुआ है जी विश्वमोहन जी, कि दे इंपोर्ट काफी कर लिया है। जैसे बड़ी मिलें हैं, 15-20-25 मिलें हैं, उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। तो जो हमेशा कैश मार्केट में माल खरीदती थी, उनका अभी प्रेशर बाजार में परचेज के लिए नहीं रहेगा। तो ये भी एक फैक्टर नेगेटिव की तरह से चलेगा, बिकॉज परचेज कौन करेगा? आज जो मिल उधार पे लेती है वो तो ज्यादा परचेज कर नहीं सकेगी, ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, एक्सपोर्ट होने की संभावना बहुत कमती है। तो इंपोर्ट भी अभी जितना होना था वो हो गया है। अभी 31 दिसंबर के बाद का जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी का जो मसला है, वो अगर एक्सटेंड होता है तो ये समझ लीजिए इंपोर्ट इस साल जो 45 से 50 लाख की धारणा थी, वो बढ़ सकती है, 20-25 लाख और भी बढ़ सकती है। शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला, पूरे ही मार्केट को समझा दिया हमारे दर्शकों के लिहाज से। चलिए आगे लौटते। कच्चे तेल पे आज बात नहीं हो पाई, हालांकि कच्चा तेल आज दायरे में है। मनोज जी, क्रूड पर क्या कॉल बन रही है? अगर किसी को क्रूड में ऑप्शंस में ट्रेड करना हो या फ्यूचर्स में ही, तो क्या कॉल बन रही है सर क्रूड की?
बहुत ही दायरे में यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन ओपेक प्लस मीट के बाद यहाँ पे एक निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। अगर कहीं यहाँ रणनीति बनानी है तो 5,600 की कॉल ऑप्शन 55 रुपीज के आसपास मिलती है, तो वहां बाय कर सकते हैं 30 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 100 रुपए तक के रखे जा सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही। क्रूड पर आपकी कॉल क्या है तेजस जी? मनोज जी से सहमत रहूंगा। यहाँ पे 56 का ही कॉल हमने रिकमेंडेड किया हुआ है, करीबन करंट लेवल पे 30 का स्टॉप लॉस है, 150 160 का टारगेट है। और जब भी हम लोग इसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो 5480 की लेवल मिलती है, तो करीबन वहीं पे प्राइसेस शुरू है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की, वहां पे बाइंग करना चाहिए। 5410 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, 5620 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ओके, शुक्रिया तेजस जी आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी यहाँ खबरें चलती रहेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।